Hello everyone, welcome. Now we will study the subject radiation physics of DRT part फर्स्ट। तो जैसा कि रेडिएशन फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था बेसिक कंसेप्ट्स, दैट मीन्स बेसिक फिजिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और बेसिक फिजिक्स के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे यूनिट, दैट मीन्स टाइप ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट, उसके बाद में एसआई सिस्टम, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट की। तो कोई भी जो आपका मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी जो विशेषताएं होती हैं, जो गुण होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको मेज़र करने के लिए हमें एक टर्म चाहिएगी, ठीक है, एक शब्द चाहिएगा। वो शब्द ही क्या कहलाता है? आपका यूनिट कहलाता है, ठीक है। यूनिट आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक फंडामेंटल होती है और एक डेराइव्ड यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट जिसका खुद का बेस होता है और वो इंडिपेंडेंट होती है, दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, लेंथ की यूनिट आपकी क्या होती है? मीटर होती है। मास की यूनिट किलोग्राम है। टाइम की यूनिट सेकेंड है। ये सारी यूनिट्स क्या है? इंडिपेंडेंट है और इनके पास खुद का बेस है, इसलिए ये फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। और दूसरी बात अपन बोले कि बाकी की जो भी यूनिट्स बच गई इसके अलावा, दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा जितने भी यूनिट्स हैं वो सारी के सारी फंडामेंटल यूनिट से ही डेराइव होती हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट की। डेराइव्ड यूनिट दैट मीन्स जो कि फंडामेंटल यूनिट से डेराइव होके निकलती हैं, उनके पास खुद का बेस नहीं होता है और वो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। एग्जांपल अपना एरिया है। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, जहाँ पे मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर भी एक यूनिट है जो कि फंडामेंटल यूनिट है और सेकंड भी एक फंडामेंटल यूनिट है। इसी तरीके से ये जो यूनिट्स है ये आपकी डेराइव्ड यूनिट कहलाती हैं। इसके बाद में हमने बात की थी एसआई सिस्टम की, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, दैट मीन्स एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था, इंटरनेशनल लेवल का एक सिस्टम था जिसके अंदर 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स डाली गई थी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स डाली गई थी, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर काम में लिया जाए, ताकि कोई भी मैटर की अगर अपन प्रॉपर्टी पढ़े तो उसके अंदर अपने को कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद में हमने बात की थी राशियों की, क्वांटिटीज़ की, दैट मीन्स 2 प्रकार की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर, दैट मीन्स सदिश राशि और अदिश राशि। तो ये तो अपना लास्ट लेक्चर का मैटर था। अब अपन बात करते हैं आज के लेक्चर के मैटर की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक फोर्स। बल के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। Force is the influence that changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of the body along a straight line. That means कि फोर्स एक ऐसा तथ्य है, इन्फ्लुएंस का मतलब है एक ऐसा तथ्य है, that changes और tends to change, वो क्या करेगा? या तो चेंज कर देगा, बदलाव ला देगा, या फिर बदलाव लाने की कोशिश करेगा। अपन ये नहीं कह सकते कि ये एक ऐसा तथ्य है जो बदल ही देगा। कई बार चीज़ें बदल भी जाती हैं और कई बार नहीं भी बदलती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पे भी फोर्स लगा रहे हो वहाँ पे चीज़ें बदलें, ठीक है। दैट मीन्स या तो बदल देगा या फिर बदलने की कोशिश करेगा। टेंड्स टू चेंज, दैट मीन्स बदलने की कोशिश करेगा। किसको? द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। अगर कोई बॉडी आपकी, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा या फिर मोशन में ले आएगा। इसकी दूसरी अपोजिट में बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी किस में है? मोशन में है, तो उसे रोकने की कोशिश करेगा या फिर उसे रोक देगा। दोबारा से समझना, फोर्स, बल एक ऐसा तथ्य है जो कि बदलने की कोशिश करेगा या फिर बदल देगा। किसको? एग्जाम्पल के तौर पे 2 बॉडी अपने पास, एक तो कौन सी है? जो रेस्ट में है, तो या तो उसको मूव करना स्टार्ट कर देगा या फिर उसको मूव कराने की कोशिश करेगा। दूसरी ऑब्जेक्ट अपने पास मोशन में है, तो उसको क्या करेगा? या तो रेस्ट में ला देगा या फिर उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। वो तथ्य ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। इफ अ फोर्स F acts on a body of mass m and produces an acceleration of a, then F is equal to ma. That means अब अपन बात करते हैं, ये तो थी आपकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन की। अब अपन बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, इफ़ अ फोर्स F,
आपने फोर्स को क्या मान लिया है, कैपिटल एफ, बल को आपने कैपिटल एफ मान लिया है। अगर किसी भी बॉडी पे आप एफ फोर्स लगाते हो, ठीक है, और बॉडी का मास, बॉडी का भार कितना है, स्मॉल एम है, और जैसे आप उस पर फोर्स लगाते हो कोई भी, तो फोर्स लगाने से उसमें ए एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, दैट मीन्स ए त्वरण उत्पन्न होता है। तो उस कंडीशन में फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, देन एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन दैट प्रोड्यूसेस इन द बॉडी। दैट मीन्स फोर्स आपका किसके बराबर होगा, दो चीज़ों के गुणा के। वो दो चीज़ें क्या होंगी, एक तो मास होगा और दूसरा एक्सेलरेशन, दैट मीन्स त्वरण। Hence the force acting on body is equal to the product of the mass of the body and the acceleration produced by the force on the body। अब इन्होंने क्या बताया कि जो अभी अपन ने ऊपर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है, इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को इन्होंने थ्योरेटिकली किया है। थ्योरेटिकली क्या है, हैंस द फोर्स, सो दैट मीन्स इसलिए जो फोर्स किसी भी बॉडी पे आप लगा रहे हो वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, दो चीज़ों के प्रोडक्ट के होगा। कौन कौन सी होंगी वो चीज़ें, मास ऑफ द बॉडी, पहला प्रोडक्ट दैट मीन्स पहली चीज़ आपकी क्या है, मास होगी, एंड द एक्सेलरेशन, और दूसरी क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण, प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। दैट मीन्स जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने से उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलरेशन, ठीक है। दोबारा से समझो क्या होता है, फोर्स एक ऐसा तथ्य है जो कि किसी भी बॉडी को रेस्ट में अगर वो है तो उसको या तो मोशन में ला देगा या फिर मोशन में लाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में या तो ले आएगा या फिर रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। वो तथ्य क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अगर आप फोर्स को एफ मानते हो और आपने किस पे लगाया है, वो एम मास की बॉडी पे लगाया, दैट मीन्स जिस बॉडी पे आप लगा रहे हो उसका भार कितना है, स्मॉल एम है, और उस बॉडी पे जब आप लगाए तो वहाँ पे ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ए त्वरण प्रोड्यूस हुआ। तो ये कंडीशन होने पे आपका फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन, फोर्स आपका बराबर है किसके, दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन के, और वो दो चीज़ें क्या हैं, फर्स्ट आपकी मास ऑफ द बॉडी और दूसरा है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू द फोर्स। फोर्स लगाने से उस बॉडी में कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, वो त्वरण, ये दोनों चीज़ों का गुणांक क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ द फोर्स। अब अपन बात करते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होगी। जैसा कि बात करेंगे अपन हर जगह अभी एसआई यूनिट्स की अपन यहाँ पे बात करेंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट की, बिकॉज इस वक्त जो काम में ली जाती हैं यूनिट्स वो कौन से काम में ली जाती हैं, एसआई यूनिट ही काम में ली जाती हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एन। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है और इसे हम कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। अब अपन डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे 1 न्यूटन की, दैट मीन्स कि कब आप किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हो वो 1 न्यूटन कब होगा। तो आप दोबारा से कहाँ पे जाओ, इसके फॉर्मूला के ऊपर जाओ। फॉर्मूला आपका क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। एफ की यूनिट क्या है, न्यूटन, दैट मीन्स इसकी वैल्यू जब 1 होगी तभी आप 1 न्यूटन कहलाओगे। यहाँ पे 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 कब हो, जब आपका m और a दैट मीन्स मास और एक्सेलरेशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है आपके पास में 1 आए। वो किस कंडीशन में आ सकता, बहुत सारी कंडीशंस में आ सकता है, बट यहाँ पे अपन एक ही कंडीशन लेके चलेंगे, जब किसी भी बॉडी का मास क्या हो 1 किलोग्राम हो, और जब आपने उस पर फोर्स लगाया और उसमें एक्सेलरेशन कितना उत्पन्न हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स उसमें एक्सेलरेशन भी 1 उत्पन्न होता है और उसका मास कितना है, 1 है। तो उस वक्त उस पर जो आपने फोर्स लगाओगे वो क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन ही कहलाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप एक बार थ्योरेटिकल दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। 1 न्यूटन इज़ द फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स है एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ, जो किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, और उस बॉडी का भार कितना है, 1 किलोग्राम है, प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट्स डायरेक्शन। और उस बॉडी पे जब आपने वो फोर्स लगाया है तो फोर्स लगाने से उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है स्ट्रेट लाइन में उसी डायरेक्शन में, ठीक है।
जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। जैसा कि अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, अपन बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ओनली। तो अपन ने फोर्स की केवल बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की है, जो कि आप 7th या 8th में डिस्कस करते हो। इसके बाद में हमने यहाँ पे डिस्कस करनी। आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स सदिश राशि, ठीक है। दैट मीन्स इसके पास में डायरेक्शन भी होती है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे आपके पास में थीटा एंगल पे, एक साइन थीटा आएगा और एक कोस थीटा आएगा, ठीक है। उनकी हमने बात यहाँ पे डिस्कस नहीं की है, बिकॉज अपन यहाँ पे केवल बेसिक फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। Now we will discuss about the second topic which is work, कार्य। अब अपन बात करते हैं कार्य के बारे में, वर्क के बारे में। होता है क्या है, वर्क को समझने से पहले दो चीज़ें आपको समझनी होगी। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। एक होती है दूरी और एक होता है विस्थापन। इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेना। अपन बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली बात करते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति दिल्ली से चलता है और वो कहाँ पे आता है, जयपुर आता है, ठीक है। इस वक्त, ठीक है, विस्थापन क्या होगा उसका और दूरी क्या होगी। दैट मीन्स तो वहाँ पे दिल्ली से जयपुर की जो दूरी है वो तो वहाँ पे क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, ठीक है। या फिर जितनी वो तय करके आया, ठीक है, जिस पाथ से वो आया है, जिस रास्ते से वो आया, वो जितनी किलोमीटर चल के आया, वो किलोमीटर वहाँ पे क्या कहलाएगी, दिल्ली से जयपुर की दूरी कहलाएगी। बट अगर अपन बात करें विस्थापन की, तो दैट मीन्स विस्थापन यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट आप दूरी निकालोगे, ठीक है, दिल्ली से जयपुर की एकदम एक स्ट्रेट लाइन में, वो आपकी क्या कहलाएगी, वहाँ पे विस्थापन कहलाएगी। इसका एग्जांपल दूसरा लेते हैं। वही व्यक्ति दिल्ली से जयपुर जाता है और जयपुर से वापस कहाँ पे आ जाता है, दिल्ली आ जाता है। अब उसकी दूरी कितनी होगी, दूरी यहाँ पे दैट मीन्स उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी होगी आपकी, दिल्ली से जयपुर जाना और जयपुर से दिल्ली आना, जितने किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा वो उसकी डिस्टेंस ट्रैवल हो गई, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, जीरो है। जीरो क्यों है, बिकॉज उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी दिल्ली था और फाइनल पॉइंट भी दिल्ली था, और दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है वो वहाँ पे जीरो है। तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अब उसका क्या हुआ, यहाँ पे जीरो हुआ, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में तो पता चल गया। अब अपन बात करते हैं वर्क की। जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो एंड द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन, दैट मीन्स जहाँ पे आपने फोर्स लगाया, अगर वो पॉइंट मूव कर जाता है, ठीक है, अगर वो पॉइंट मूव कर जाता है, जब तक वो मूव नहीं करेगा इतनी देर तक आपने क्या किया, कुछ नहीं कहलाता। जब वो मूव कर जाता है तब कहा जाता है कि फोर्स ने कार्य किया, फोर्स के द्वारा कार्य किया गया। वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपका कार्य में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। दैट मीन्स अगर किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो या फिर किसी भी बॉडी के किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगाया आपने, और वो पॉइंट जहाँ पे आपने फोर्स लगाया अगर वो पॉइंट मूव कर जाता है, देन वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। दैट मीन्स फोर्स के द्वारा कार्य किया गया, यही कहलाया जाता है। दैट मीन्स वो फोर्स अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी अगर अपन मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, इफ़ फोर्स एफ, अब आप अगर फोर्स कितना लगा रहे हो, फोर्स को आप पहले मान के चल चुके हो एफ, तो अब अपन हर जगह जहाँ पे भी फोर्स को मानने की बात आएगी, सपोज करने की बात आएगी, वहाँ पे एफ मान के चलेंगे। अगर आप फोर्स को क्या मानते हो, एफ मानते हो, मूव अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस इन इट्स डायरेक्शन, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, ठीक है,
और वो बॉडी उसी डायरेक्शन के अंदर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट मीन्स मूव कर जाती है, तो उस वक्त वर्क क्या कहलाता है? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे एस क्या है? आपकी डिस्टेंस है, और एफ यहाँ पे फोर्स है, और डब्ल्यू यहाँ पे क्या है? वर्क है। दोबारा से समझना, अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दैट मीन्स जहाँ पे आपने लगाया, अगर वो पॉइंट मूव कर जाता है तो वो फोर्स ही क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, दैट मीन्स वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस, वो जब आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने पे वो जो बॉडी मूव की थी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, वही क्या कहलाता है? यहाँ पे एस कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस और फोर्स दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है, कार्य कहलाता है। If a constant force F applied on a body produces a displacement S in such a way that S is inclined to F at an angle theta, the work done। अब अपन बात करते, इतनी देर अपन ने बात की थी डिस्टेंस की, अपन S को क्या मान के चल रहे थे? डिस्टेंस मान के चल रहे थे। अगर अपन S को अब डिस्प्लेसमेंट मान के चलते तो वहाँ पे अपने पास में कंपोनेंट आ जाएंगे एंगल थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वो दो कंपोनेंट होते हैं अपने पास, या तो साइन थीटा या कोस थीटा। तो जैसे ही अपन यहाँ पे कोस थीटा कंपोनेंट लेके चलते हैं तो वर्क की डेफिनेशन आपको मिलती है, या फिर वर्क का फॉर्मूला आपको मिलता है W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू एस। यहाँ पे कोस थीटा कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आपको पता है यहाँ पे डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती है, बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू द, तो अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। सो वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दैट मीन्स वर्क डन आपका किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के इक्वल होगा। किसके? दो क्वांटिटीज़ के। और वो दो कौन कौन सी क्वांटिटी है? एक तो आपका फोर्स है, या फिर कंपोनेंट ऑफ फोर्स की अपन बात करते हैं। यहाँ पे कोस थीटा लग चुका, तो अपन कंपोनेंट की बात करेंगे। फोर्स का कंपोनेंट, वो भी कौन सी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मोशन हुआ है। कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट। और दूसरी क्वांटिटी है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई। द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अब वर्क की अगर अपन SI यूनिट की बात करें तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के अंदर आपकी इसकी यूनिट क्या है? जूल है, जिसको हम कैपिटल J लेटर से डिनोट करते हैं। 1 जूल की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड मूव इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट मीन्स कि जब आप किसी भी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में अगर वो 1 मीटर तक मूव कर जाती है, तो वर्क क्या कहलाएगा आपका? 1 जूल कहलाएगा। एक बार दोबारा से डिस्कस करना है इसको। 1 जूल क्या है? 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। 1 जूल वो अमाउंट ऑफ वर्क डन की जब आप किसी भी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो और वो बॉडी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, या फिर उसमें 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तब वहाँ पे वर्क डन 1 जूल कहलाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक पावर। अब हम यहाँ पे पावर के बारे में डिस्कस करते हैं, शक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आपने अभी जो टॉपिक था अपना वर्क पढ़ा, कार्य पढ़ा। अब कार्य को करने की दर, रेट यानी दर, और दर किस में आती है आपकी? अपॉन टाइम, ठीक है। जब आप किसी भी क्वांटिटी को टाइम के साथ रिलेट कर देते हो तो फिर वो दर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि कार्य को करने की जो दर है वही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य को करने की शक्ति, दैट मीन्स कार्य को करने की दर ही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है।
इट इज़ मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम। अगर इसको अपन नापने की बात करें तो एक मतलब पर यूनिट टाइम में, पर इकाई समय में आपने कितना वर्क किया, वही क्या कहलाता है, पावर कहलाती है। दैट मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इफ़ W इज़ द वर्क डन इन टाइम T देन पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T। अगर T समय में आप W वर्क करते हो तो उस वक्त पावर क्या कहलाता है, P इज इक्वल टू W/T। W/T यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड। जैसे अपन इसके SI यूनिट की बात करेंगे तो आपको टाइम की यूनिट पता है सेकेंड होती है, और वर्क की यूनिट क्या अभी अपन ने लास्ट डिस्कस की, जूल। तो इसके अकॉर्डिंग पावर की यूनिट होगी जूल पर सेकेंड। इट इज़ आल्सो गिवन बाई ए स्पेशल यूनिट, और इसको एक स्पेशल यूनिट के नाम से भी, दैट मीन्स इसको यूनिट दी गई है जो है आपकी वोट, विच इज़ इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। दैट मीन्स 1 जूल पर सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1 वोट के इक्वल होता है। अ लार्जर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड किलो वोट। इसकी एक बड़ी यूनिट होती है जो आपकी क्या हो गई, किलो वोट है। तो आपको ये भी पता है कि जहाँ पे किलो लग जाता है वहाँ पे 10⁻³ ऐड हो जाता है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो विच इज़ इक्वल टू द 1000 वोट। तो आपका 1000 वोट इज इक्वल टू 1 किलो वोट के इक्वल होता है। तो ये बात थी अपनी पावर के बारे में यहाँ पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी। अब अपन बात करते हैं एनर्जी के बारे में। कार्य को करने की जो दर थी, ठीक है, वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। अब बात आती है एबिलिटी की, ठीक है, क्षमता की। कार्य को करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे एनर्जी कहलाती है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स एबिलिटी टू डू वर्क। दैट मीन्स कार्य को करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। इट इज़ मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इट कैन बी परफॉर्म। और ये किस तरीके से, दैट मीन्स कितना वर्क आपने किया, कितना कार्य आपने किया है, उसी के थ्रू दैट मीन्स आप इसको पता कर सकते हो, एनर्जी के बारे में, एनर्जी को मेजर कर सकते हो। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एनर्जी की SI यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है, और वर्क की SI यूनिट भी क्या होती है, आपकी जूल ही होती है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एटसेट्रा। दैट मीन्स कि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, रूप होते हैं इसके। मैकेनिकल एनर्जी एग्जांपल हुआ आपका हीट एनर्जी हुई, लाइट एनर्जी हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई, केमिकल एनर्जी हुई, एटॉमिक एनर्जी हुई इत्यादि। बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। बट एनर्जी के टाइप कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है यहाँ पे आपके पास में काइनेटिक एनर्जी। तो अब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि अपने पास यहाँ पे 2 एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय इट्स पोजीशन और स्टेज ऑफ द मोशन। दैट मीन्स कि यह वो एनर्जी है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, मोशन, वो भी किसका मोशन, स्टेज ऑफ मोशन या फिर पोजीशन के मोशन पे। दैट मीन्स अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में चेंज आता है, ठीक है, तो वो आपके कौन से एनर्जी के कारण आता है, पोटेंशियल एनर्जी के कारण आता है। या फिर अपन बात कर सकते हैं जब किसी भी वस्तु की स्थिति में चेंज आता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न होती है। फॉर अ बॉडी ऑफ मास m remaining at rest at a height h above the ground, the potential energy is equal to the work done in raising the body from the ground to that height. That means अपन बात करते हैं कि अपने पास एक बॉडी है
जिसका भार कितना है, मास कितना है, एम है, और वो रेस्ट पे है, दैट मीन्स कोई मोशन वहाँ पे नहीं है, और वो ग्राउंड से एच हाइट पे है। तो यहाँ पे बात की जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ा उस बॉडी को उस एच हाइट तक लाने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु एच हाइट पे रखी हुई है और जिसका मास एम है, ठीक है, तो दैट मीन्स उस बॉडी को एच हाइट पे लाने में जितना वर्क किया गया था वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। अगर इसका मैथमेटिकल फार्मूला की बात करें तो इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास इंटू ग्रेविटी इंटू एच हाइट। अब तीनों चीज़ यहाँ पे क्या है, एम क्या है, उस बॉडी का भार, ठीक है, मास हो गया, एच यहाँ पे क्या है, किस हाइट तक आप उस बॉडी को लेके गए, कहाँ से, ग्राउंड से, वो आपकी एच हो गई। और जी क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या एक्सेलरेशन लगा, वो एक्सेलरेशन ही क्या कहलाता है, जी कहलाता है। तो ठीक है, तीन चीज़ हो गई आपके पास में, एम जी एच, और इनका प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। एक बार दोबारा से समझना, अगर कोई भी बॉडी या वस्तु है जिसका भार एम है और उसे आप ग्राउंड से एच हाइट पे रखते हो, कहीं पे भी रखी हुई है, तो वहाँ पे उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स उस बॉडी को ग्राउंड से एच हाइट तक लाने में जो कार्य किया गया वो कार्य ही क्या कहलाएगा, अब पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। अब अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जैसा कि अभी यहाँ पे अपन ने बात की कि पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके थ्रू आती है, जब किसी भी बॉडी के स्थिति में परिवर्तन आता है। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता, आपने पढ़ा भी है कि आप एक्सरे ट्यूब के अंदर पढ़ते हो कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं टारगेट पे और फिर वो वहाँ से एक्सरेज निकलती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी आपकी एक्सरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स, इसका मतलब साफ यही है कि कोई भी बॉडी जिसके पास क्या हो, वेलोसिटी हो, तो उस वेलोसिटी के कारण उस बॉडी की जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। दैट मीन्स मोशन के लिए, मोशन, मूव, ठीक है, मोशन से रिलेट करता है, यहाँ पे वेलोसिटी से रिलेट करता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इट्स मोशन। दैट मीन्स किसी भी वस्तु के मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एनर्जी ही क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें, एक मूविंग कार है, मूविंग इलेक्ट्रॉन हुआ आपका, वाटर का फ्लो हुआ, दैट मीन्स कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो मूव कर रही है लगातार, दैट मीन्स मूव करते वक्त उसमें जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है वो एनर्जी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। फॉर अ बॉडी मास एम मूविंग वेलोसिटी वी, द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी के अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करें तो कोई भी बॉडी है उसका अगर मास एम है, उसका भार एम है और वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। अपन ने यहाँ पे मोशन की बात की है, स्थिति की बात नहीं की है, रेस्ट की बात नहीं की है, इसी वजह से ना तो अपने यहाँ पे हाइट आया है ना यहाँ पे जी आई है, केवल वी आएगा, वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी एम मास की बॉडी अगर वी वेलोसिटी से मूव करती है तो उस वक्त वहाँ जो काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी उसका फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जब कोई भी बॉडी आपकी मोशन करती है या फिर किसी भी बॉडी के मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी जो आपकी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रही है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल मूविंग कार, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, वाटर फ्लो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, ठीक है। फॉर अ बॉडी ऑफ मास एम, कोई भी बॉडी है आपकी मास एम की है, दैट मीन्स जिसका भार एम है और वो मूव कर रही है वेलोसिटी वी से, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब अपन एक लास्ट और छोटे से टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे आज के लेक्चर में। दैट मीन्स बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, आज का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स एनर्जी को कंजर्व करने का लॉ,
अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको क्या बताता है? ये सिंपल सा एक ही चीज़ बताता है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, ये सारे से आपको यही बताते हैं कि आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो मतलब आप एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हो ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय यानी डैमेज कर सकते हो। ठीक है, आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, अपने अभी लास्ट डिस्कस किया था बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, दैट मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो, बट कभी भी उसे ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही क्रिएट कर सकते हो, दैट मीन्स ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना उसे ख़त्म कर सकते हो। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट, एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर ऑल फॉर्म ऑफ, और ये जो आपका नियम है ये हर प्रकार की एनर्जी पे अप्लीकेबल होता है, हर प्रकार की एनर्जी पे अप्लाई होता है। ओके, थैंक यू।